नमस्कार मित्रों, जय हिंद। हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भूगोल से संबंधित, और आज का हमारा चैप्टर है, ये लगातार हम चैप्टर वाइज डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज, नरेंद्र यादव श्रीयानी दोनों चैनलों पर लगातार हम इसकी व्याख्या करते जा रहे हैं। मित्रों, ये डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन क्लासेज चैनल जो है पूर्ण रूप से अनाथ बच्चों की शिक्षा को समर्पित है। ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आप अनाथ बच्चे को डोनेट कर रहे हैं, अनाथ बच्चे को लेकर ये समर्पित है। चलिए हम शुरुआत करते हैं टाइम खराब किए बगैर। सबसे पहले हम बात करते हैं महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण। अब इस एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, चार क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। मूल बात क्या है? मूल बात मेरा मकसद ये है कि आपकी समझ मजबूत बने, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए उसका आप शानदार तरीके से जवाब दे सको। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है, बिल्कुल ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में कुल का लगभग 60.7% है। दक्षिणी गोलार्ध के कुल गोलार्ध का लगभग 80%, यानी इसमें तो 40% ही स्थल है और इसमें मात्र 20% स्थल है। इतना आपको बस मोटा मोटा ध्यान में रखना है। सभी कथन सत्य हैं। ये इन गोलार्ध का है, कुल पृथ्वी का नहीं है, ये गोलार्ध का है। यानी इसमें उत्तरी गोलार्ध में तो 40% जमीन है, 60% क्या है? पानी है। और दक्षिणी गोलार्ध में 80% पानी है और 20% जमीन है। ये ध्यान रखना है बस। जल थल है ना, ये थल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये 3 क्वेश्चन है, इसको मैंने एक में समेटने की कोशिश की है। संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल है। ज़्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध के कुल हिस्से का 80.9% जल से ढका हुआ है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन हो गए। समझ में आया ना आया? एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया। तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। इनका लैंग्वेज चेंज किया गया है और लैंग्वेज चेंज करके फिर अपनी भाषा में आपको क्वेश्चन बना के दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर जल वितरण में सर्वाधिक महासागरों में है कितना प्रतिशत? तो महासागरों में 97.5% है। मात्र 2.5% जल मीठा है और वो मीठा जल पाया जाता है नदियों में, तालाबों में, इनमें सब में मिलाकर, कुओं में, सब जल राशि का 2.5% ही पीने योग्य है। इसमें भी सर्वाधिक शुद्ध जो जल है वो अंटार्कटिका महाद्वीप, जो मनुष्य के काम नहीं आता है। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसको श्वेत महाद्वीप या सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। भारत ने अपना अंटार्कटिका में जो पहला अभियान भेजा वो 1981-82 में डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में भेजा। 1982 में अंटार्कटिका अभियान शुरू हुआ। पहला शोध केंद्र गंगोत्री, सबसे पहले 1983 में गंगा में नहाए हम, फिर मित्रता करेंगे हम। उसके बाद 1989 में मैत्री यानी मित्रता, और तीसरा लार्स नमन हिल पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने 5 क्वेश्चन मिक्स किए हैं। नंबर 1 विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, नंबर 2 पहला अभियान कब भेजा, नंबर 3 किसके नेतृत्व में भेजा, दूसरा अभियान कौन सा था, और वर्तमान में किस पहाड़ी पर, तो लार्समन हिल पर कौन सा है? भारती। कौन सा है? भारती। तो आपको गंगोत्री, मैत्री और भारती। सबसे पहले गंगा में नहाएंगे, फिर मैत्री करेंगे, और मैत्री करने के बाद हम भारतीय बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट
निम्न में सबसे बड़ा छोटा महासागर। मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैंने 0 से, यानी कि 12वीं में आया था मेरे पास, 12वीं में सप्लीमेंट्री आ गया था, जिसका नाम था प्रशांत, अनाथ बच्चा था। मेहनत की उसने, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, कॉलेज व्याख्याता और आरएस 3 में उसका सिलेक्शन हुआ। वर्तमान में प्रशांत कुमार जी आरएस है। तो वो मेरे साथ खाना खाने जाते थे, तब भी वो कहते थे, एक दिन हम खाना खा रहे थे तो वो हंसने लगे। बोले सर आप हंस क्यों रहे हो, मेरे को देखकर आप हंसने लग गए। वो भी हंसने लग गया। मैंने कहा यार एक ट्रिक याद आ गई। वो मेरी प्लेट को लेकर जाता रहता था इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बफर सिस्टम में सारी खाना लिया था। गुरुजी आप बैठो, कुर्सी पर बैठा जाता मेरे साइड में। तो फिर मैंने कहा प्रशांत हमेशा मेरी प्लेट लेके जाता है। तो फिर मैंने कहा प्रशांत अटल ही उत्तर में मेरी प्लेट ले जावे, प्रशांत अटल ही उत्तर में मेरी प्लेट ले जावे। उसको बताया, बहुत खुश होगा, अब भी देखेगा तो ज़रूर खुश होगा। तो वो बड़ा खुश हुआ। क्या सर आपने माइंड में चित्रण करना है, आपका जो भी प्रशांत जानकार है वो प्लेट लेकर घूम रहा है आपके लिए। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद महासागर और सबसे छोटा उत्तरी ध्रुव महासागर। तो प्रशांत अटल ही उत्तर में मेरी प्लेट ले जावे, यानी प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्लेटो रिको, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है जावा। क्लियर। और आर्कटिक महासागर का है मेलाय, उत्तर में मेरी प्लेट ले जाओ मेलाय, मेलाय। तो ये सारे महासागर हो गए, सबकी गहरी गर्त होगी। क्लियर। आपको माइंड में चित्रण करना है कि प्रशांत अटल ही उत्तर में मेरी प्लेट ले जाओ। कौन सा कथन असत्य है, नेक्स्ट बात करते हैं। कौन सा कथन असत्य है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, गहरी गर्त मेरियाना है, अभी बात की हमने। अटलांटिक महासागर क्या करती है, एस जैसी है, इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। अर्ध मतलब आधा महासागर, इसका गहरा गर्त सुंडा है, सुंडा या जावा एक ही बात है। आर्कटिक महासागर का गहरा गर्त प्यूर्टो रिको है, गलत है। आर्कटिका नहीं है प्यूर्टो रिको, आर्कटिका तो मेलाय है। प्यूर्टो रिको किसका है, अंटार्कटिका का गहरा गर्त है। कौन सी हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो जावा या सुंडा गर्त है। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या कितनी है, तो 10,000 है। कितनी है, 10,000, यानी प्रशांत 10,000 पहाड़ियों पर चढ़ चुका है। नेक्स्ट, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के करीब है। मैंने माइंड में ऐसे चित्रण कर रखा है, मैंने माइंड में चित्रण कर रखा है 2 महाद्वीपों और द्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है भाई, क्योंकि हवा पश्चिम की से पूर्व की तरफ चलती है ना, जब वो जो हार्ड जो है इकट्ठे हो जाते हैं पशुओं के अवशेष, पशुओं के, जीवों के, इंसानों के, किसी के भी, उससे प्रवाल भित्ति बन जाती है समुद्री जीवों के अवशेषों से। तो मैंने माइंड में चित्रण कर रखा है क्वींसलैंड है ना, किस लेरी है लैंड की किस ले लेता है आदमी मरने के बाद, उसको मिट्टी में ही तो दफना देते हैं। इस प्रकार से मेरे याद है, आप जैसे याद करना चाहें। निम्न में से सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो ज़्यादा लवण खाओगे तो मरोगे ही, मृत सागर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, मृत सागर में पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता मृत सागर, ज़्यादा लवण खाओगे मरोगे। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, तो झील है वान, वहाँ ना जाऊँ, उस झील में नहीं जाऊँ। तो वान झील में लवणता 330% है।
सर्वाधिक, और मृत सागर में, सागर की बात करें तो 238% है। निम्न में से कौन सा कथन प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? बिल्कुल ठीक है। प्रशांत महासागर 16,000 किलोमीटर है, जो लगभग 33% भाग में फैला हुआ है, सही है। इसकी गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच है जो 11,022 है। ये सारे कथन सही है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? अटलांटिक महासागर 16% है, बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है, सही है। ज़्यादातर क्षेत्र कटा फटा है, इसलिए सर्वाधिक बंदरगाह जो हैं वो इसी के ऊपर है। तो सर्वाधिक व्यापार भी अटलांटिक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, हिंद महासागर में के संबंध में कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर एक किसी देश के नाम पर हुआ है, किसी देश के, अपने देश हिंदुस्तान के नाम पर हुआ है। उत्तर से दक्षिण ऐसे है हिंद महासागर, ये अपना भारत है, और ऐसे है हिंद महासागर यूँ। तो आप दक्षिण से उत्तर की तरफ देखो तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एम की आकृति दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? और उत्तर से दक्षिण की तरफ देखोगे तो क्या दिखाएगा? डब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 7, 34, 25,500 वर्ग किलोमीटर है, और सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। हिंदुस्तान के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट, कौन सा महासागर ये धाराओं के संबंध में सही है? तो आप एक धारा रट लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। ये पृथ्वी है, ये उच्च अक्षांश है, इधर से निम्न की ओर बहेगी, वो तो ठंडी हो गई। और गर्म हो गई, वो ऐसे बहेगी, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहेगी। समझ में आया कि ना आया? निम्न में से कौन सी प्रशांत, सभी कथन सही है इसमें, कौन सी प्रशांत की ठंडी जलधारा है? अब माइंड में आपको चित्रण करना है। ये प्रशांत की अंटी है, देखो कितनी सुंदर है ना? ये देखो, तो आप चित्रण करना है प्रशांत की अंटी हमें ठंड में क्यों फ़ोन कर रही है। प्रशांत की अंटी ठंड में आपको फ़ोन करने लग रही है। अब वो क्यों कर रही है वो तो आप जानो, वो आंटी जाने। तो आपने माइंड में चित्रण करना है प्रशांत की आंटी हमें ठंड में क्यों फ़ोन कर रही है। कंप्लीट हो गया, है ना। आंटी से अंटार्कटिका की जलधारा, हमेके से हम्बोल्ट की जलधारा, और क्यूराइल की जलधारा, फोन से कैलिफोर्निया की जलधारा। ये प्रशांत की सारी ठंडी जलधाराएं आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आजकल क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी प्रशांत की ठंडी जलधारा नहीं है, तो याद कर लो एक प्रकार की, गर्म या ठंडी में से एक याद होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, तो ठंडी हमने याद कर ली। देखो विषुवत रेखा से जो भी धारा निकलेगी वो गर्म होगी, इतना ध्यान में रखना है आपको। तो उत्तरी विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय, विपरीत विषुवत रेखीय, ये प्रशांत में भी मिलेंगी, और ये किस में मिलेंगी? ये आपके अटलांटिक में भी मिलेंगी। प्रशांत उत्तरी प्रवाह यानी उत्तर की ओर प्रवाह हो रहा है, तो ये भी गर्म है। फिर है अलास्का की जलधारा, अल्नीनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा। तो ये जलधाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं, और ये सारी जलधाराएं किस महासागर की हैं? प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट आता है निम्न में से, याद हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, बहुत शांत बैठे हुए हो। चलो सुनो, अब निम्न में से अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा आपको थोड़ा सा चित्रण करना है कि मानसिक चित्रण कैसे करना है। ये ग्रीन लैब है, कैसी लैब है बेटा? ग्रीन लैब के किनारे ये आंटी है, ये बुगले को दाना घेल रही है। क्या खिला रही है? हाँ, बुगले को दाना फेंक रही है। ऐसे माइंड में चित्रण करना है। तो आपने चित्रण किया, ठंड में ग्रीन लैब के किनारे आंटी बुगले को दाना फेंक रही है। बोलो,
ठंड में ग्रीनलैंड के किनारे बुगले को दाना फेंक रही है। तो यानी कि ठंडी जलधारा है और किसकी है, अंटी अटलांटिक की है, और अंटी से अंटार्कटिका भी हो गया, दोनों हो गया। ग्रीनलैंड की धारा, लैब के मतलब लेब्राडोर की धारा, कनारी का मतलब किनारी की धारा, आंटी का मतलब अंटार्कटिका, बुगला मतलब बेंगुएला, फेंक का मतलब फॉकलैंड की धारा। ये सारी की सारा जो धाराएं हैं ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं। नेक्स्ट, कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है? तो थोड़ा सा चित्रण करना है आपको। उत्तरी विषुवत रेखीय, आगे देखो मैंने कहा था ना विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय, विपरीत विषुवत रेखीय, जिसको गिन्नी की जलधारा भी कहते हैं। ये सारी जितनी भी विषुवत रेखीय धाराएं होती हैं ये सारी की सारी गर्म होती हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, ब्राजील की धारा और इरमिंजर की धारा, ये चार धाराएं जो हैं, है ना, माइंड में चित्रण करना है कि किसकी, अटल की बाई गर्लफ्रेंड को इरमिंजर खिला रही है। तो थोड़ा सा चित्रण करोगे याद हो जाएगा। इसके बाद आता है कौन सी सही है, हिंद महासागर की ठंडी धारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जल धारा है। ये इतनी आपको ध्यान में रखना है। हिंद महासागर में दक्षिण अटलांटिक मोजाम्बिक की धारा गर्म है। हिंद में अगला मौज करेगा, बोलो हिंद में अगला मौज करेगा। कोई भी है हिंद में अगला मौज करता है, हाँ या ना? हाँ, अगला मौज करेगा यानी कि अंगुलास की धारा हो गई, अंटार्कटिका की धारा हो गई, मोजाम्बिक की धारा हो गई। क्यों? क्योंकि हिंद गर्म है, हिंद महासागर गर्म है, इसलिए उसमें अगला मौज करेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है? देव पहचानो, बताओ। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्व बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और चंद्रमा का उत्पादक ज्वार बल सूर्य की अपेक्षा आधा होता है। आधा नहीं होता, कितना होता है? दुगुना होता है। वेरी गुड राहुल, शाबाश, दुगुना होता है। नेक्स्ट, महासागरीय मरुस्थल के रूप में तो ये जाना जाता है कौन सा? सारगेसो सागर। सारगेसो सागर स्पेन के नाविकों ने देखा था। ये अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये समुद्र शांत रहता है, और शांत रहता है तो इसमें बिना जड़ वाली घास होती है जो समुद्र में तैरती रहती हैं। उन घासों को सारगेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? इसीलिए इस घास के नाम पर ही इसका नाम क्या रख दिया? सारगेसो। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं जहां मिलती हैं वहां किस प्रकार की घास होती है? तो आपको माइंड में चित्रण करना है प्लेक्टन। तो प्लेट में तुम गर्म भी खाते हो ठंडा भी खाते हो, हाँ या ना? तो प्लेट में कौन सी घास होती है? प्लेक्टन। जहाँ गर्म और जैसे न्यूफाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर की धारा, ये गर्म है, ये ठंडी है, ये दोनों आपस में मिलती हैं तो वहाँ ग्रांड बैंक यानी मछलियाँ बहुत पैदा होती हैं। क्योंकि प्लेक्टन घास होती है और घास को ये मछलियाँ इसको खूब खाती हैं। समझ में आया? इसी प्रकार डागर बैंक भी है जो उत्तरी सागर के पास है। कौन सा कथन सत्य है? नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा कथन सत्य है? ला नीना एक शीतल जलधारा है, इसकी उत्पत्ति पेरू के तट से हुई। बिल्कुल सही बात है। अल नीनो एक गर्म जलधारा है, पेरू तट के उत्तर में दक्षिण की ओर बहती है। भाई अल नीनो जब ज्यादा बहे ना बच्चा, तो क्या होता है? समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, तो अपना स्थल ठंडा रहता है, उसकी हवाएं किधर भागेंगी? समुद्र की तरफ। और ला नीनो जब बहती है, अब मैं इसको और बता देता हूं, तो ला नीनो होती है, ये ठंडी होती है बेटा, तो समुद्र का पानी कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा एकदम। अब ठंडा रहेगा तो गर्म धारा किधर से आएगी ये बताओ? स्थल से आएगी ना समुद्र की ओर, हाँ या ना? या समुद्र से स्थल की ओर आएगी? समुद्र से स्थल की ओर आएगी।
क्योंकि वहाँ वायुदाब अधिक होगा और जहाँ गर्म रहता है वहाँ वायुदाब कम रहता है। स्थल की ओर आएंगी तो भारत में मानसून अच्छा रहेगा, इसलिए भारत में अल नीनो अधिक प्रभावी होता है ना। ला नीनो होना चाहिए, अल नीनो से कमज़ोर हो जाएगा और ला नीनो से मजबूत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ला नीनो से ला मानसून, ला नीना ठंडी होती है, अल नीनो गर्म होती है। और अल नीनो जब समुद्र में घुस गई बेटा तो समुद्र का पानी गर्म हुआ ना, हाँ या ना? बिल्कुल सही है। समुद्र का पानी गर्म हो गया तो ठंडा क्या है? स्थल, और ठंडे में वायुदाब अधिक होगा, हाँ या ना? तो वहां से किधर जाएगी हवा? समुद्र की तरफ, और समुद्र की तरफ हवा जाएगी तो पानी क्या सिर में से आएगा? मानसून कहाँ से आएगा? बरसात कहाँ से आएगी? यहाँ थोड़ी आएगी स्थल पे। क्लियर समझ रहे हो ना? ऊट पटांग ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हाँ या ना? तो लानीना ठंडी धारा, लानीना जब होती है ना तो भाई क्या होता है, अपने मानसून अच्छा रहता है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बृहद ज्वार लघु ज्वार दोनों में 7 दिन का अंतर होता है, बिल्कुल सही बेटा। सप्तमी अष्टमी को सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ऐसे समकोण पर आ जाते हैं तो इससे क्या होता है? लघु ज्वार बनता है। कैसा ज्वार बनता है बच्चा? और एक सीध में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी आ जाते हैं तो इससे कौन सा ज्वार बनता है? दीर्घ ज्वार बनता है। कैसा ज्वार बनता है बच्चा? समझ में? नेक्स्ट, इसके बाद निम्न में विचार कीजिए, निम्न में विचार कीजिए। पृथ्वी प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। ओके, ठीक है। फिर 6 घंटे बाद भाटा आता है, यानी उसके आधे टाइम बाद क्या आएगा? भाटा आएगा। 12 घंटे 26 मिनट हर जगह क्या आता है? ज्वार आता है अंतर से 12 घंटे। और उसके 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आता है? भाटा। 2 बार ज्वार आते हैं, 2 बार। कारण क्या है? एक बार चंद्रमा का आकर्षण, दूसरी बार पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। सभी कथन सही है। किस स्थान पर एक दिन में 4 बार ज्वार आता है? साउथ टेम्पन। साउथ को दक्षिण में लिखते हैं, दक्षिण टेम्पन, यानी 4 बार। 4 जैसी आकृति है या नहीं है? हाँ, तो साउथ टेम्पन में 4 बार आता है। 4 बार क्यों आता है भाई? 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है और 2 बार जो आता है उत्तरी ध्रुव सागर से। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन समाहित हो गए। समझ में है? देखो मेरा डिजाइन कितना शानदार डिजाइन किया है मैंने। कि क्यों आता है साउथ टेम्पन? देखिए आकृति, यानी 4 बार आता है। तो 2 बार आता है इंग्लिश चैनल के माध्यम से, 2 बार आता है उत्तरी सागर के माध्यम से। तो ये पूछता है कि 2 बार किसके माध्यम से आता है, 2 बार किसके माध्यम से आता है, 4 बार कहाँ आता है, ऐसे पूछता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? अब मैंने माइंड में चित्रण किया है कि 1 कोस जितना नवा ज्वार आता है। नवा कोशिया, नगाड़ा बजा, नवा कोशिया, नवागाड़ा बजा, नवा कोशिया आ गया। नगाड़ा का मतलब कनाडा। नगाड़ा का मतलब क्या हुआ बच्चा? कनाडा। ये फंडी की खाड़ी में, कनाडा के फंडी की खाड़ी में आता है। 15-16 मीटर ऊंचा लहरें उठती हैं बच्चा। 15-16 मीटर, फुट नहीं मीटर, इतना ऊंचा ज्वार आता है। 2 उच्च ज्वार आते हैं और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। अब है प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? तो प्रवाल द्वीप जो है अटलांटिक महासागर। चलिए, आपको याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? चलो फिर मिलते हैं। जय हिंद।